नमस्ते बच्चों, आज हम आपका चैप्टर नंबर 6 करेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी के ऊपर स्थल के जो रूप हैं, धरती के जो रूप है उसके बारे में। स्थलीय भाग जो है वो कितने प्रकार का है, जैसे पर्वत है, पहाड़ी इलाका हो गया, मैदानी इलाका हो गया, पठार हो गए, ये जो है इसका अध्ययन हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। हमें इसमें से कुछ एक स्थलों को जरूर देखा होगा, जैसे आपने पहाड़ी क्षेत्र को देखा होगा, रेगिस्तानी क्षेत्र को देखा होगा, मैदानी क्षेत्र को देखा होगा। यानी पृथ्वी की जो सतह है वो सभी जगह क्या नहीं होती है, समान नहीं होती। जिस समय अब हम खड़े हैं जिस स्थान पर, मैदान के ऊपर या समतल जगह पर खड़े हुए हैं, तो पृथ्वी की आंतरिक जो गतियां हैं, पृथ्वी जो है क्या है, गतिशील है, ये गति करती है। हमें ये नहीं पता ये अभी भी इसमें जो है हलचल हो रही है। पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर घूर्णन करती है, 24 घंटे में जो है एक चक्र जो वो पूरा कर लेती है, सूर्य का अपने अक्ष के ऊपर एक घूर्णन पूरा कर लेती है। इसका मतलब क्या है कि जो भी हम स्थिर चीज़ें वो बना रही हैं वो स्थिर नहीं है, बल्कि क्या रहती है, घूमती हुई रहती है। आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं पर क्या हो जाती है, धंस जाती है। दो प्रकार की इसकी प्रक्रिया होंगी, आंतरिक प्रक्रिया और दूसरी क्या होगी, बाह्य प्रक्रिया होगी। पृथ्वी की दो प्रक्रियाएं होती है, स्थल रूप, या क्या आ जाएगा आपके इसमें देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक स्थितियां, स्थल रूप के प्रक्रिया। कितनी प्रक्रिया होंगी, दो प्रक्रिया। पहले आ जाएगी आंतरिक और दूसरी कौन सी आ जाएगी, बाह्य प्रक्रिया। स्थलीय रूप की कितनी प्रक्रियाएं होंगी, दो, आंतरिक प्रक्रिया और दूसरी क्या हो जाएगी, बाह्य। आंतरिक में पृथ्वी जैसे धंस जाती है, फिर आती है बाह्य प्रक्रिया। जिस स्थल में लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया है, पृथ्वी की सतह के टूटकर धंस जाने से अपरदन जो है वो कहा जाता है। पृथ्वी की जो सतह होती है वो टूट करके और अगर धंस जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। आवाज आता है, अपरदन किसको कहेंगे, अपरदन हम किसको कहते हैं, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन की क्रिया कहा जाता है। कि पृथ्वी की सतह जो है वो क्या हो गई, टूट गई और टूट करके घिस जाती हैं, उसको अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह बनती होती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से जो है निर्माण हो जाता है। निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इसका जो है पुनः निर्माण हो जाता है। किसका, पृथ्वी की सतह का, जो नदियों के द्वारा, जल, वायु और बर्फ के द्वारा होती हैं। और विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर जो है हम बांट सकते हैं। स्थल के रूप देखेंगे अभी, स्थल के रूप कौन कौन से आ जाएंगे, पहला आ जाएगा पर्वत, फिर आ जाएगा पठार। पर्वत है, पठार है व मैदान। कितने आ जाएंगे, स्थल के रूप कितने आ जाएंगे, पर्वत, पठार और मैदान, 3 रूप आ जाएंगे। यानी ऊंचाई के आधार पर हम कितने प्रकारों में बांटेंगे स्थल रूपों को, 3 प्रकारों में। पर्वतीय हिस्सा आ जाएगा, पठारी हिस्सा आ जाएगा और मैदानी हिस्सा। समतल जो हिस्सा होगा वह मैदानी हिस्सा होगा, थोड़ा सा ऊपर उठा हिस्सा पठार का, और काफ़ी ऊंचा उठा हुआ हिस्सा किसका आ जाएगा, पर्वत का आ जाएगा। अब पर्वत है, पर्वत के बारे में अध्ययन करेंगे कि पर्वत हम किसको कहेंगे। आवाज आता है, पर्वत किसको कहते हैं, पृथ्वी की प्राकृतिक पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई, पृथ्वी की सतह की
प्राकृतिक ऊंचाई, जिसको हम क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। पर्वत का शिखर छोटा और आधार क्या होता है, चौड़ा होता है। पर्वत का शिखर छोटा व आधार चौड़ा होता है, यानी त्रिभुजाकार होता है। त्रिभुज जो है उसका शिखर क्या है, छोटा है, लेकिन ये आधार क्या है, चौड़ा है। तो पर्वत भी उसी हिसाब से बनते हैं। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं, जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। यानी कुछ एक पहाड़ जहाँ बादल बनते हैं तो बादलों से भी ज़्यादा ऊंचाई लिए होती हैं। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती है, उसे हिमानी जो वो कहा जाता है। अब नया शब्द है आपके हिमानी। हिमानी हम किसको कहेंगे, हिमानी पर्वतों पर जो हमेशा बर्फ की नदियाँ, पर्वतों पर जो हमेशा बर्फ की नदियाँ जमी रहती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हिमानी उनको कहा जाता है। और इन्हीं हिमानियों से जो है हमें जल जो वो प्राप्त होता है। कठोर जलवायु का पर्वतीय क्षेत्र बहुत कम लोग जो है वो, यानी पर्वतीय जो स्थल होंगे उनकी जलवायु कैसी होगी, पर्वतों की जलवायु कैसी होगी, कठोर होती है। पर्वतों की जलवायु कठोर होती है, इसके लिए वहाँ जनसंख्या कम होती है। पर्वतों पर जनसंख्या क्या होती है, कम, क्योंकि जलवायु व्यक्तियों के अनुकूल नहीं होती, प्रतिकूल होती है। प्रतिकूल होने के कारण जनसंख्या कम निवास करती है। फिर आगे वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है, तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। फिर आ जाता है पर्वतों का ढाल कैसा होता है, पर्वतों का ढाल धरातल का खड़ा होता है। ढाल जो है पर्वतों का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है, धरातल खड़ी ढाल वाला होता है, खड़ी ढाल वाला होता है। वह कृषि कार्य नहीं किया जा सकता, कृषि कार्य नहीं किया जा सकता यहाँ पर, इसके लिए जनसंख्या कम निवास करती हैं। फिर जाती है कि श्रृंखला किसे कहते हैं, पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला यानी एक लाइन, तो इसमें क्या लिखेंगे, पर्वत एक रेखा के रूप में, पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, पर्वत श्रृंखला जो है उनको कहा जाता है। यानी पर्वत जो एक लाइन में इस तरह से लगे होते हैं, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, पर्वत श्रृंखला है। पर्वत यानी लाइन के ऊपर नीचे जा रही है, तो ये क्या जाती है, पर्वत श्रृंखला हम इसको बोलते हैं। पेड़ों को जैसे एक कतार में लगाएंगे, पेड़ों की श्रृंखला हो जाएगी, तो उसी तरह से पर्वतों की भी क्या हो जाती है, श्रृंखला। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर लंबे फैले होते हैं। हिमालय, अल्पास और एंडीज। उदाहरण कौन कौन से पर्वत हैं, उदाहरण इस पर्वत श्रृंखला के उदाहरण कौन कौन से आ जाएंगे, हिमालय पर्वत आ जाएगा, फिर आ जाएगा अरावली, और आ जाएगा इसमें अल्पस, और आ जाएगा एंडीज। ये पाए कहाँ जाते हैं, एशिया
एशिया, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका। कौन कौन सी प्रमुख जो है पर्वत श्रेणियां हैं, तो उदाहरण के लिए हिमालय पर्वत श्रेणी आ गई, अरावली पर्वत श्रृंखला आ गई, आल्प्स आ गई, एंडीज आ गई। ये एशिया यानी ये दो जो है कौन कौन सी, हिमालय और अरावली कहाँ पे पाई जाती है, एशिया हमारे देश भारत में। उसके बाद में आ जाएगी आल्प्स, आ जाएगा आपके यूरोप में, और एंडीज पर्वत श्रृंखला आ जाएगी उत्तरी अमेरिका में। फिर आगे हैं पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। तो ये तो था पर्वतों के बारे में सामान्य जानकारी कि पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक जो ऊंचाई होगी उसको हम क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। पर्वतों के शिखर क्या होंगे, त्रिभुज के जैसे छोटे होंगे, और आधार क्या होगा, इनका चौड़ा होगा। इसके बाद में पर्वतों पर हमेशा जो है बर्फ की नदियां जमी रहती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हिमानी कहते हैं। और पर्वतों की जलवायु कैसी होती है, कठोर जलवायु होती है, इसके लिए जनसंख्या क्या करती है, कम निवास करती है। पर्वत जो है धरातल की खड़ी ढाल वाला होता है। पर्वत कैसा होता है, पर्वत की ढाल कैसी, धरातल कैसा होता है, खड़ी ढाल वाला होता है। इसके कारण यहाँ क्या नहीं किया जा सकता, कृषि का कार्य नहीं किया जा सकता। फिर आ जाते हैं पर्वत श्रृंखला के बारे में। पर्वत श्रृंखला हम किसको कहेंगे कि पर्वत जब किस में पाए जाते हैं, एक रेखा के रूप में पाए जाते हैं और व्यवस्थित होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पर्वत श्रृंखला कहते हैं। प्रमुख अगर विश्व की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में अध्ययन करेंगे तो आ जाएगी आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला और एंडीज पर्वत श्रृंखला आ जाएगी। और ये पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन से महाद्वीपों में पाई जाती हैं, तो एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में ये पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। फिर आ जाते हैं पर्वतों के प्रकार। पर्वत के प्रकार कितने होंगे, 3 प्रकार के जो पर्वत होते हैं। नंबर 1 पे आ जाएगा वल्लित पर्वत। दूसरा आ जाएगा, नंबर 2 पे आ जाएगा भ्रंशोत्तमक पर्वत, और तीसरा आ जाएगा आपके ज्वालामुखी पर्वत। पर्वत कितने प्रकार के होंगे, 3। पहला आ जाएगा वल्लित पर्वत, दूसरा भ्रंशोत्तमक और तीसरा आ जाएगा ज्वालामुखी पर्वत। वल्लित पर्वत, हिमालय तथा अल्प्स पर्वत जो है वो कौन से हैं, वल्लित पर्वत हैं। वल्लित पर्वत के उदाहरण कौन से हैं, हिमालय व अल्प्स जो पर्वत हैं वो क्या है, वल्लित पर्वतों के उदाहरण है, जिनकी सतह उबड़ खाबड़, इनकी सतह कैसी है, इनकी सतह कैसी है, उबड़ खाबड़ पाई जाती है इनकी सतह, और साथ के साथ में इसके शिखर जो वो किस तरह के हैं, शिखर पाए जाते हैं शंक्वाकार। शिखर कैसे होंगे, शंक्वाकार इनके शिखर जो है वो पाए जाते हैं। शिखर शंक्वाकार हिमालय व अल्प्स पर्वत जो है किस पर्वत श्रेणी के तहत आ जाएंगे, वल्लित पर्वत श्रेणी के तहत आ जाते हैं, और इनकी सतह उबड़ खाबड़ पाई जाती है। भारत की अरावली श्रृंखला की सबसे पुरानी वल्लित पर्वत श्रृंखला है। और दूसरा इसमें और कौन सी पर्वत श्रृंखला आ जाएगी, भारत में अरावली। वह क्या है, प्राचीन वल्लित पर्वत है अरावली, प्राचीन वल्लित पर्वत। विश्व के जो प्राचीन वल्लित पर्वत है उनमें उदाहरण क्या है, हमारी पर्वत श्रृंखला अरावली है। नवीन वल्लित में आ जाएगा भारत का हिमालय पर्वत। इसका मतलब क्या हुआ कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला से पुरानी है, और हिमालय पर्वत श्रृंखला क्या है, नवीन वल्लित पर्वत श्रृंखला है, और अभी यह उत्थान की अवस्था में भी है। इसी कारण जो है इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इसके बाद में आ जाएगा अपरदन की प्रक्रिया करने श्रृंखला घिस जाती है। उत्तरी अमेरिका में अल्पेशियन तथा रूस में यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है, ये बहुत पुराने वल्लित पर्वत है। फिर आ जाता है उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन और रूस का यूराल पर्वत। पुराने में और कौन कौन से आ जाएंगे, अमेरिका, इसमें आ जाएगा आपके उत्तरी अमेरिका का अल्पेशियन,
उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन, रूस का यूराल पर्वत, रूस का यूराल पर्वत जो है वो क्या है, प्राचीन वल्वित पर्वत श्रृंखलाओं के उदाहरण है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाकार रूप में विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशात्मक पर्वतों का निर्माण होता है। अब आ जाते हैं भ्रंश, यानी टूटने से जिन पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ है वो कौन से आ जाते हैं, भ्रंशात्मक जो है वो आ जाते हैं। तो भ्रंशात्मक में आपको क्या लिखना है, जब बहुत बड़ा भाग, यानी पर्वत श्रृंखला का बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाकार या ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, उस पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं, भ्रंशात्मक जो है, भ्रंशात्मक पर्वत श्रृंखला उसको कहा जाता है। ऊपर उठे खंड को उत्खंड को, हार्स्ट तथा नीचे धसे हुए खंड को द्रोणी भ्रंश जो है वो कहा जाता है। यूरोप की रैन घाटी तथा वार्जसेन पर्वत इसी तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। इसके उदाहरण कौन से आ जाएंगे, उदाहरण आ जाएंगे यूरोप में राइन घाटी, यूरोप की कौन सी, राइन घाटी और वोसलेस पर्वत, भ्रंशात्मक पर्वत जो है उसके उदाहरण हैं। पर्वत इस एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में उसकी स्थिति को देखा जा सकता है। फिर आगे ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनने वाले पर्वत, ये जो थे भ्रंशात्मक। अब आ जाता है ज्वालामुखी। तीसरा हमारा कौन सा था, ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत जिसका निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी क्रियाओं से जिन पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है उसे कौन से पर्वत कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत उनको कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है, उदाहरण है अफ्रीका का किलिमंजारो, अफ्रीका का किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा, ऐसे पर्वत हैं जो किसके उदाहरण हैं, ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। तो पर्वतों के प्रकार कितने हैं, 3 प्रकार के। 3 प्रकारों में सबसे पहला जाएगा वल्लित पर्वत, यानी जिनका निर्माण जो है किससे हुआ है, बर्फ के जमने या किसी जलीय भाग के सूखने के कारण हुए हैं। जैसा हिमालय पर्वत जो कि माना जाता है कि टैथिस जो सागर था उसके जमने के कारण, अधिक ठंड के कारण वह जमा और ऊपर उठ गया। तो हिमालय पर्वत, एल्पस पर्वत, और इनका शिखर कैसा होगा, इनकी सतह उबड़ खाबड़ और शिखर शंक्वाकार होता है। प्राचीन वल्लित पर्वतों में अरावली, अमेरिका का अल्पेशियन, रूस का यूराल आ जाएगा। फिर रहता है भ्रंशात्मक पर्वत जो है बहुत बड़ा भाग, पर्वतों का एक बहुत बड़ा भाग क्या होता है, टूट करके नीचे गिरता है और ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है। कुछ एक भाग ऊंचे रह जाते हैं, कुछ एक भाग इसके क्या हो जाते हैं, धंस जाते हैं, जिसके कारण पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। उनमें प्रमुख उदाहरण आ जाएगा, यूरोप में राइन घाटी का निर्माण हुआ है और वार्जेसेन पर्वत का निर्माण हुआ है। फिर रहता है
ज्वालामुखी पर्वत हम किसको कहेंगे? ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण जिन पर्वतों का निर्माण होता है उनको हम कौन से पर्वत कहेंगे? ज्वालामुखी पर्वत कहेंगे। उदाहरण देखेंगे तो अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत है और जापान का फ्यूजियामा जो पर्वत है वे किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी का उदाहरण है। फिर आ जाता है कि पर्वत जो है वो हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं या पर्वतों के लाभ क्या है, उपयोगी किस तरह से है या फिर इनका लाभ क्या है पर्वतों का। तो पर्वत जो है हमें क्या क्या लाभ पहुंचाती हैं? पहला लाभ क्या जाएगा कि सभी नदियां जो है वो कहाँ से निकलती हैं? नदियों के उद्गम स्थल। पर्वत क्या है? नदियों के उद्गम स्थल होते हैं। उद्गम स्थल होने के कारण इनको क्या कहा जाता है? जल संग्राहक कहा जाता है। जल संग्राहक। पर्वत क्या है? जल संग्राहक जो है वो होते हैं पर्वत। क्यों होते हैं? क्योंकि पर्वतों से किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण, नदियां जो है उनका निर्माण होता है। फिर पर्वतों का जल उपयोग सिंचाई और बिजली के लिए करते हैं। नदी घाटियाँ, वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। दूसरा इसका लाभ क्या है? वनस्पति पाई जाती हैं। वनस्पतियाँ पाई जाती हैं व जीव जंतु पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की औषधीय वनस्पतियाँ, काम में लेने वाली वनस्पतियाँ और जीव जंतु पाई जाती हैं। वनों से हमें क्या प्राप्त हो सकता है? पर्वतों से हमें जो है वनों की लकड़ियाँ, गोंद, औषधियाँ आदि जो हमें पर्वतों से प्राप्त होती हैं। इसके अलावा जो है प्राकृतिक सुंदरता, खेल भी जो है कई प्रकार के पर्वतों पर किए जा सकते हैं। पर्वत यात्रियों आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के खेलों को भी प्रोत्साहन देते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल कौन कौन से हो सकते हैं पर्वतों के ऊपर? पैराग्लाइडिंग। दूसरा आ जाएगा हैंग ग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग आदि जो है खेल भी पर्वतों पर खेले जा सकते हैं। तो ये तो था आपके पर्वतों से संबंधित चैप्टर। अब ले लेंगे हम इसका होमवर्क, गृह कार्य। पहला प्रश्न आ जाएगा आपके गृह कार्य। प्रश्न नंबर है 1। पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप कौन कौन से हैं? पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप कौन कौन से हैं? तो स्थल रूपों में पर्वत, पठार ये आ जाएंगे। प्रश्न नंबर आ जाएगा 2। पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं? पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर आ जाएगा आपके 3। पर्वतों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं पर्वत? 3 प्रकार के हैं, तो तीनों प्रकारों के नाम लिखने हैं। प्रश्न नंबर आ जाएगा 4। किलिमंजारो पर्वत कहाँ पर है? किलिमंजारो पर्वत कहाँ पर है? लास्ट आपके प्रश्न आ जाएगा प्रश्न नंबर 5।
पर्वतों के कोई 2 लाभ बताइए। पर्वतों के कोई 2 लाभ बताइए। विभिन्न स्थल रूप, जैसे एक पर्वत है, पठार है, वो आ जाएंगे स्थल रूपों में। पर्वत श्रृंखला से कहेंगे तो पर्वत जो है एक श्रृंखला के रूप में, एक सीधी रेखा के रूप में व्यवस्थित होंगे, तो उसको क्या कहेंगे? पर्वत श्रृंखला कहेंगे। पर्वतों के प्रकार कितने? 3 प्रकार के हैं। वल्लित पर्वत है, भ्रंशात्मक पर्वत है, और तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। किलिमंजारो पर्वत जो अफ्रीका का है। और पर्वतों के कोई 2 लाभ बताइए। तो पर्वतों से हमें क्या प्राप्त होती है? औषधियाँ प्राप्त होती हैं। पर्वत जल के संग्राहक होती है, इसके लिए सभी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? पर्वतों से निकलती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।